सुधा ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, उसका पीडीएफ जाकर पढ़ लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहला देखते हैं। पहला है हमारा अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। मतलब इसमें अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग में से कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिसके अंडर में अशोक नहीं आता था? तो कौन सा था? श्रीलंका। श्रीलंका जो है अशोक के क्षेत्र में नहीं आता था। अशोक के शिलालेख जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है वो जो है क्या है? तो दूसरे और 13वें शिलालेख में उसका उल्लेख हुआ है। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने कराया था? सबसे पहले अस्पताल किसने बनाया? औषधि बाग किसका निर्माण किसने कराया? तो अशोक ने कराया था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में अब आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण क्या था? देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी, क्योंकि उसने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी, जिसके कारण उसने हिंदू धर्म का आस्था नहीं छोड़ी। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। तो अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में जो है बौद्ध संगीति जो है हुई थी, आयोजित की गई थी। अब 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, लेकिन बौद्ध की मृत्यु के बाद हुई थी। और प्रथम हुई थी ये 483 ईस्वी में हुई थी, और द्वितीय हुई थी 383 ईस्वी में, और तीसरी हुई थी जो है 250 ईस्वी में, और चौथी जो हुई थी 72 ईस्वी में हुई थी। और प्रथम राजगृह या गिरिब्रज बिहार पटना में पड़ता है, उसमें हुई थी। अच्छा, ये याद रखना। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अशोक एवं दशरथ कौन थे? बौद्ध मौर्य शासक में ऐसे कौन शासक थे जो धर्म के अनुयायी थे? अशोक था और दशरथ था। मौर्य पूरे वंश में जो है यही 2 ऐसे थे जो है बौद्ध के अनुयायी थे। रज्जुक थे। रज्जुक कौन थे? ये मौर्य शासन में एक अधिकारी का पद होता था, रज्जुक। सार्तवाह किसे कहते थे? तो व्यापारियों के काफिले को सार्तवाह कहा जाता था। अग्रहारिक युक्त प्रादेशिक तथा रज्जुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। जो मौर्य में प्रशासनिक इकाई थी उसमें क्या नहीं था? ये अग्रहारिक ऐसा कोई शब्द नहीं था मौर्य उसमें। सारनाथ का स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो ये तो सभी जानते हैं कि अशोक ने किया था, अशोक ने करवाया था सारनाथ का जो है स्तूप। तो जो है सबसे ज्यादा जो है स्तूप और स्तंभ और शिलालेख अभिलेख सभी इसी ने तो कराए थे, अशोक ने ही कराए थे। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं तो सबसे पहले स्तूप किसने कौन सा बना था? तो सांची का बना था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। अब देखते हैं स्थान ये है, ये स्मारक और भग्नावशेष। भग्नावशेष मतलब स्मारक जो बने थे उसको या तो स्मारक कहते थे उस समय, या भग्नावशेष कहते थे। तो कौशाम्बी में कौन सा बना था? तो घोषिताराम मठ बना था। कुशीनगर में कौन सा बना था? तो रानाभर स्तूप बना था। सारनाथ में ए धमेक स्तूप बना था। श्रावस्ती क्या बना था? शहद और या महत बना हुआ था, जैसे बना हुआ था। सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम लिखिए। सम्राट अशोक जो है तीर्थ पर गया था, तो सबसे पहले लुम्बिनी गया, फिर कपिलवस्तु गया, फिर बोध गया, फिर सारनाथ गया, फिर कुशीनगर गया और फिर श्रावस्ती गया। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो भाषा तो प्राकृतिक भाषा थी। प्राकृतिक भाषा थी इसमें जो है अशोक ने, और इसकी ब्राह्मी थी। ब्राह्मी
ब्राह्मी भाषा थी, खरोष्टी भाषा थी, अरमाइक भाषा थी, जो ये सारी भाषाएं इसमें प्रयोग की गई हैं। कालसी, गिरनार, शहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में लिखा, देखो खरोष्टी लिपि आ गई। शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी ऐसा अभिलेख है जिसमें खरोष्टी प्रयोग की गई है। और जो है शिलालेखों में किसकी प्रयोग की गई है, तो ये जो है प्राकृत भाषा की प्रयोग की गई है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे तो प्राकृत भाषा में थे, जो पहले बने थे पत्थर पर वो जो है प्राचीन प्राकृत भाषा में थे। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो 1887 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। वह स्थान जहाँ पर प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला था, जो ये ब्राह्मी लिपि है, ये सबसे पहले कहाँ पता चला था, तो अनुराधा नगर में। प्राचीन भारत में वह एक लिपि जो दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी, तो खरोष्टी, दाई से बाई जो है खरोष्टी लिखी जाती थी, और बाई से दाई जो है ब्राह्मी लिखी जाती थी, याद रखिएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यता जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह क्या है, तो प्रियदर्शी क्या नाम हुआ था, प्रियदर्शी नाम था, प्रियदर्शी था। अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर क्या लिखा था, मतलब बना था, तो क्या बना था, पॉलिश, बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, मतलब टूट जो से खंड न किया जा सके वो अखंड होता है। स्तंभों का शैफ्ट सुंडाकार है, मतलब सुंडाकार मतलब सूंड के आकार का है। और जो अशोक का जो है मास्की, गुर्जरा, नेक्टर और उड़ेगोलन अभिलेखों में क्या नाम मिलता है, अशोक का अशोक ही नाम मिलता है। कहाँ मिलता है, मास्की, गुर्जरा, नेक्टर एवं उड़ेगोलन अभिलेखों में। अशोक का रुम्मिनदेही स्तंभ कहाँ पर है, तो बुद्ध के जन्म से माना जाता है। यह अशोक का रुम्मिनदेही स्तंभ जो संबंधित है तो बुद्ध के जो है जन्म से संबंधित है। इसी से पता चलता है कि अशोक जो है बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है स्थित है, तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। ये कहाँ पर, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, जहाँ मध्य प्रदेश हमारा सोयाबीन का प्रदेश कहा जाता है, प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, यहाँ पर सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। ये बहुत ही प्रचलित है, ये जो है मध्य प्रदेश। केवल ये स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, मतलब ये ऐसा कौन सा स्तूप वो है स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को केवल मगध का सम्राट बताया था। अशोक ने अपने स्वयं को बताया था कि मैं मगध का सम्राट हूँ। तो भाबरू एक स्तंभ था, उसमें जो है अशोक ने वर्णन किया था कि जो है मैं जो है सम्राट, मगध का सम्राट हूँ। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली है, मतलब जो है प्रति मतलब उसकी नकल मिली है कालसी में। कहाँ मिला है, कालसी में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में है वह है, और इंग्लिश में इसको शिलालेख को क्या कहते हैं, रॉक एडिक्ट कहते हैं। यह 13वां शिलालेख है, क्या है, 13वां है। ये देखिए 10 बना हुआ है, ये इतना 10 है, 1 2 3, इसको 3 पढ़ लेंगे, ठीक है। रोमन गिनतियां हैं ये। अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक संस्था के प्रति समर्पित अभिलेख कौन सा है, तो ये 12वां अभिलेख था। ये 10 हो गया और वो 1 2 12 हो गए।
अशोक के जो प्रमुख शिलालेख रॉक एडिक्ट्स थे, शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं। तो वे कौन से हैं? तो दूसरा से शिलालेख और 13वां शिलालेख था चोल पांड और सती पुत्र सातवाहन में से ये दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है, तो सातवाहन का अभिलेख नहीं है। सातवाहन के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक थे। सातवाहनों ने सिक्के कौन से चलाए थे? तो शीशे के चलाए थे और कोटीन के चलाए थे। ये तीनों सवाल अवश्य पूछे जाते हैं। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है, ऐसा लगता है कि ये पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो 5वां अभिलेख ऐसा था जिसमें पशुओं की बलि पर रोक लगा दी गई थी। किसके शासन काल में? अशोक के ही शासन काल में बलि लगा दी गई थी। अगला देखते हैं टालेमी जो था एक लेखक था और फिलाडेल्फस था और तुर्मै था जिसके साथ अशोक के राज्य में संबंधित थे, शासक था। तो ये मिस्र के दोनों शासक थे। चोल गुप्त मौर्य पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे, तो मौर्य वंश था। कौन सा था? मौर्य वंश था। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, तो सौगौरा ताम्रपत्र है। ताम्रपत्र वो होता है जिसमें जो है तांबे पर लिखा हुआ होता है, उसे ताम्रपत्र कहते हैं। मौर्य काल में टैक्स का छुपाने मतलब टैक्स कर जो हमारा कर था के लिए क्या दिया जाता था? तो मृत्यु दंड दिया जाता था। ये हमने ट्रिक लिख रखी होगी तो यही छप गया है। मृत्यु दंड दिया जाता था। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आए थे, तो किसके शासन काल में भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आए थे मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका, ये देखो नीचे दिया है। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया। जो भारतीय समाज है हमारा, तो कितने भागों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया। परंतु भारत में हमारा समाज 4 वर्गों में बटा हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार वर्णों में बटा हुआ है। अर्थशास्त्र, मुद्रा शास्त्र मेगास्थनीज का इंडिका वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी। तो इन्होंने लिखा है मेगास्थनीज ने अपनी कि भारत में जो दास प्रथा थी वो थी नहीं है, मतलब है नहीं थी, कभी हुई नहीं दास प्रथा, जबकि यह संभव नहीं है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, जो पाटलिपुत्र में जो एक राजधानी थी, इसमें जो वर्णन मिलता है कि इस प्रशासन का वर्णन किस में मिलता है? तो इन्हीं के ग्रंथ में मिलता है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, तो इंडिका मेगास्थनीज की इंडिका में ही मिलता है। वह स्रोत जो मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, तो मेगास्थनीज की इंडिका। और भाग और बलि थे, तो ये क्या थे? भाग मतलब हिस्सा, भाग मतलब हिस्सा, अंश या जो है भागीदारी, वो चीज है बलि। तो राजस्व के स्रोत थे, ये स्रोत थे राजस्व के। मतलब जैसे हमारे यहाँ कर लगता है, रोड टैक्स, हाउस टैक्स और ये सब टैक्स लगते हैं ना, वो उसी तरीके से राजस्व हमारे भारत में इकट्ठा होता है। ऐसे ही ये भी था, मतलब जो कर जो मिलता था उनको भाग, और उसका नाम क्या था? भाग, और बलि था। जैसे इस समय हमारे यहाँ जीएसटी कर क्या नाम रख दिया गया? जीएसटी। उसी तरीके से उस समय था भाग और बलि।
मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, तो एकत्रित किया जाता था। तो सीता अध्यक्ष एक अधिकारी होता था। सीता अध्यक्ष किस काल में? अशोक के मौर्य काल में। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है मौर्य काल में एक अधिकारी द्वारा सीता अध्यक्ष का जो का वो था, तो वो इकट्ठा करता था। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था तो राज्य की भूमि से प्राप्त आय का, जो भूमि होती थी उसको जो है उससे टैक्स जो आय प्राप्त होती थी, वही जो है सीता कहा जाता था मौर्य मंत्री परिषद में। और सीता का गुप्त कालीन में कहा गया, सीता का मतलब होता है जो हल द्वारा जोता गया जो रेखा बनती है, उसको भी सीता कहते हैं। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने में संबंधित था। तो राजस्व जो इकट्ठा करता था मौर्य मंत्री परिषद में, मंत्री परिषद होते हैं ना, अब जो है हमारे यहाँ देश में प्रधानमंत्री है, उनको मंत्री परिषद उनके होते हैं ना, तो उनके द्वारा कार्य किया जाता है सब। तो जो वही जो है उनको क्या समाहर्ता जो है इकट्ठा करता था उनसे राजस्व। मौर्ययुगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था उसे पौतवा अध्यक्ष कहा जाता था। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। जो ये पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, और ये क्या जुर्माना था? अगर कोई सड़क पर हमारे कीचड़ डाल देता था तो उस पे ये जो है दंड जुर्माना लग जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो तक्षशिला थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में से न्यायालय अस्तित्व में थे। तो धर्म स्थीय और कंटक शोधक न्यायालय का नाम था। जैसे हमारे यहाँ दो न्यायालय हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उसी तरीके से धर्म और कंटक शोधक, ये दो न्यायालय उस समय थी मौर्य प्रशासन में। अगला देखते हैं, अगला है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था। क्या था व्यवसाय? तो ये था मागध एवं सूत वर्गों का था। ये सूत वर्ग थे, सूत वर्ग मतलब निम्न जाति के लोग थे, और मागध एक होते थे उनका। प्राचीन भारत में ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यागत पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी, तो अर्थशास्त्र में दी गई थी, विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी। जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य एवं अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित है, तो वर्जित था। तो किसमें था? तो मनुस्मृति में विधवा जो है विवाह नहीं कर सकती थी। ये जो है विलियम बेंटिक ने जो है ये विधवा प्रथा शुरू की थी। और किसने शुरू कराई थी? तो जो है राजा राम मोहन राय ने शुरू कराई थी। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, तो ब्रात क्षत्रियों का था। जो ब्रात एक क्षत्रिय थे उनका था। प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम लिखिए। जो यात्रीगण हमारे देश में आए थे तो कैसे आए थे? तो ये देखिए, मेगस्थनीज पहले आया, फिर उसके बाद फायान आया, फिर हेनसांग आया, इक्सिंग आया। ये सब जो है चीनी यात्री थे। जहाँ पे ना आ जाए तो समझ लेना ये चीनी यात्री थे। मेगस्थनीज, ये मेगस्थनीज के सेल्यूकस के साथ भारत में आया था। चंद्रगुप्त सैंड्रोकोटस, ये जो है चंद्रगुप्त का क्या नाम, दूसरा नाम क्या था, अन्य नाम? तो सैंड्रोकोटस था।
कोटस था। बिंदुसार का क्या नाम था? मित्रघात था। अशोक का तो प्रियदर्शी अभी पढ़ा, प्रियदर्शी पढ़ा। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी था और कौटिल्य भी था, अभी तो पढ़ा। इसको बिंदुसार का याद कर लीजिए, मित्रघात। और सैंड्रोकोटस जो है चंद्रगुप्त का नाम हुआ करता था, दूसरा नाम चंद्रगुप्त का होता था ये। अगला देखते हैं, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट जो है बृहद्रथ था। और प्रथम कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। और जो है शुंग ने की थी तथा मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। अंतिम शुंग राजा देवभूति था। आप याद कर लीजिए, बृहद्रथ ये जो है पुष्यमित्र शुंग वंश का था, पुष्यमित्र। और देवभूति जो है अंतिम था, ये प्रथम था और ये दूसरा था। कि हत्या करके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कश्यप ने की और उसने जो है राज्य सिंहासन हथिया लिया था। और ये जो है क्या हुआ था, यहाँ पर पितृ हत्यात्मक था ये। इन्होंने एक दूसरे के अपने ही पिता की हत्या करके शासन के लिए जो है किया था। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। गिरनार में स्थित सुदर्शन, अब पूछा जाए सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? तो गिरनार में स्थित है। और इसको किसने बनवाया था, निर्माण करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। गिरनार में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी, तो किसने करवाई थी? अशोक ने करवाई, रुद्रदामन ने करवाई, स्कंदगुप्त ने करवाई। देखिए, निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मरम्मत किसने कराई थी? मतलब मरम्मत उसकी देख रेख किसने कराई थी? तो अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने कराई थी। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। जीर्णोद्धार मतलब कराया था, मतलब जो है पुराने से नया कराया था। तो रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। अब ये भी याद रखना, प्रथम ने कराया था, यही है ये। जीर्णोद्धार कराया था मतलब पुराने से नया कराया था। अगला देखते हैं मौर्य उत्तर काल देखते हैं। इसमें देखते हैं मौर्य उत्तर काल पढ़ेंगे। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। जो काव्य शैली हमारी है उसका नमूना कहाँ पर मिलता है? तो काठियावाड़ के जो है गुजरात में है, काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख से मिलता है। रुद्रदामन का एक अभिलेख है, उसमें मिलता है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। तो जूनागढ़ के अभिलेख में जो है स्थित है। उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था। तो कुषाणों ने जारी किया था। सर्वाधिक जो है इन्होंने सोने के भी सिक्के जारी किए थे और जो है इन्होंने जो है शुद्ध सोने के किए थे और इन्होंने ही तांबे के सिक्के जारी किए थे। और किस दिशा में किए थे? तो उत्तरी दिशा और उत्तरी पश्चिमी। मान लीजिए हमारा भारत ये हमने बनाया ऐसे करके, ये बनाया और ये जो है पूरब है यहाँ पर हमारा, और ये जो है पश्चिम हो गया और ये दक्षिण हो गया और ये उत्तर हो गया। तो ये जो है ये उत्तर हो गया। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि किस उत्तरी मतलब इधर जो है तांबे, इस क्षेत्र में तांबे के सिक्के अधिक चलाए गए थे और उत्तरी पश्चिम में चलाए गए थे। ये क्षेत्र जो था उत्तरी पश्चिम था, तो यहाँ पर अधिक क्षेत्र में चलाए गए थे तांबे के सिक्के। ठीक है। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए थे? देखिए इन्होंने ही चलाए थे। अभी हमने बताया ना कि जो है कुषाण वंश ने ही सोने के सिक्के चलाए थे और कुषाण वंश ने ही जो है इसके चांदी के सिक्के चलाए। तो ये देखो अभी आ भी गया यहाँ पर, है ना। कुषाण याद रखिएगा, शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे इन्होंने। अगला देखते हैं। अगला है बिम बिम कर्फिसिस। ये कर्फिसिस
कुषाण वंश का शासक था, कनिष्क था, नेपाल था, और ये बुद्ध और गुप्त में ऐसे किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है? आप बताइए कि जो है बुद्ध जो है सिक्के थे, तो कनिष्क के सिक्कों में बुद्ध की आकृति मिलती है। ये शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है, तो भीमकड़फिसेस था। इसने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। यौधेय सिक्कों का अंकन मिलता है, तो कार्तिकेय का मिलता है। कार्तिकेय का जो है सिक्का औधेय सिक्का पर अंकन मिलता है। और कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या थी? जो कनिष्क का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा थी, अभिलेख की तिथि क्या थी? तो 81 थी। 81 ईस्वी थी। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था। और इसने एक शक संवत भी जारी किया था 78 में, देखो नीचे दिया भी है। 78 में शक संवत एक जो है ये कैलेंडर था, तो इसने ही जारी किया था। विक्रम एवं शक सामंतों में अंतर वर्षों का अंतर पूछा जाता है, तो ये जो है 57 था। अंतर कितना था? तो विक्रम प्रारंभ हुआ था 57 में, 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। और ये अंतर है 135 वर्ष का अंतर पाया जाता है। इसका जो अंतर पाया जाता। अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, नागार्जुन और पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार में ऐसे संबंधित नहीं था, तो पतंजलि नहीं थे, ये जो है नहीं थे। अश्वघोष था। कनिष्क के रब तक अभिलेख में किन नगरों के का उल्लेख मिलता है? तो साकेत का मिलता है, कौशाम्बी का मिलता है, पाटलिपुत्र का मिलता है, चंपा का मिलता है। किस किस का मिलता है? साकेत का मिलता है, कौशाम्बी का मिलता है, पाटलिपुत्र का मिलता है, और जो है चंपा का मिलता है। तक्षशिला विद्यालय जो है में शिक्षा प्राप्त की जाती थी, तो चरक एवं जीवक ने प्राप्त की थी। किसने प्राप्त थी? एक चरक थे और जो है जीवक थे। एक शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया किसने किया? शुंग वंश के बाद देखो मौर्य वंश आया, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया, शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आया, और पुष्यमित्र, शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र, सातकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का संरक्षक कहा जाता था, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी था। जो वर्ण व्यवस्था की रक्षा करता था कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी था। कौन वर्ण व्यवस्था? हमारा समाज जो है 4 वर्णों में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनकी रक्षा के लिए ये रक्षक थे। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत अभी हमने बताया ना, ये दक्षिण भारत यहाँ पर पड़ता है। दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली ये राज्य कौन था? तो सातवाहन था। सातवाहन किधर था? दक्षिण भारत में सातवाहनों का राज्य पाया जाता था। अब इनके संस्थापक हमने बताया था, संस्थापक कौन थे? तो ये सातवाहन के संस्थापक सिमुक थे। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था, तो पांचालु ने हराया था। वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी, तो मौर्य और कुषाण वंश की बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, तो कुषाण काल से आरंभ हुई थी। अब बाल विवाह देख लीजिए, जो है मौर्य काल में जो है विधवा प्रथा समाप्त हो गई थी। विधवा नहीं, वो नहीं है, दूसरा है। अच्छा, अगर ये जो है प्रथा शुरू हुई थी, बाल विवाह प्रथा कब से? कुषाण काल से शुरू हो गई थी। और कला की गांधार शैली फली फूली थी, तो कुषाण के समय में जो है कला बहुत उच्च सीमा पर थी कला। तो कुषाण वंश तो स्वर्ण और तांबे के सिक्के जो है जारी किए। अभी पढ़ा ना तांबे के सिक्के, यहाँ पर ये देखो तांबे के सिक्के पढ़ा।
ये गुप्त काल में स्वर्ण और रजत मतलब रजत चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। सातवाहन में सीसा एवं प्रोटीन के सिक्के जारी किए गए। कलचुरी वंश में कलचुरी एक वंश था, वहां पे स्वर्ण और रजत और ताम्र तीनों प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, तो बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान में एक नगर था जो बामियान था, वो किस लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध प्रतिमा के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं तो गांधार कहते हैं। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट मतलब हरित हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। तो गांधार मूर्ति कला थी। वो कौन सी कला थी? तो गांधार मूर्ति कला थी। अब अगली जो है पीडीएफ में हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे इसका भाग जो है, अगला भाग जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद।